बच्चों, जैसा कि पूर्व में हमने भ्रष्टाचार के बारे में जाना था कि भ्रष्टाचार क्या है, और हमने उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये जाना था कि जो कुछ भी कार्य समाज के विपरीत जाता है, समाज के मानकों, समाज के मानदंडों के विपरीत है, और जिससे समाज का विकास, देश का विकास अवरुद्ध होता है, वो सारे के सारे प्रकार भ्रष्टाचार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। आज हम जानेंगे, आज उसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि भ्रष्टाचार में और कौन कौन से पक्ष सम्मिलित हैं। जैसे बहुत सारे मामलों में लोक अफसरों और नेताओं से रिपोर्ट मांगी जाती है और वे अपने हितों को साधने के लिए या अपने संगी साथियों के हितों को साधने के लिए या स्वार्थ सिद्धि के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार का एक रूप है। अब उसके बाद हम और जानते हैं किसके बारे में, और ये अगर इससे हम एक टॉपिक के रूप में देखेंगे तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्रतिवेदनों का फर्जी या झूठा बनाना। प्रतिवेदन क्या होता है? रिपोर्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे लोक कोषों व संपत्ति का दुरुपयोग। सरकारी धन या संपत्ति का निजी दल की स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर दुरुपयोग किया जाता है, किसका? सरकारी संपत्ति का। देखिए, ये थोड़ा सा विषय से अलग मैं एक बात करती हूँ आपसे। और भ्रष्टाचार क्या है? हम जब करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की बात करते हैं तभी क्या वो हमारी नज़रों में भ्रष्टाचार है? या अगर आप किसी कार्यालय में कार्य करते हैं और आपने वहाँ से सिर्फ एक पेन भी चुरा लिया उससे और अपने घर ले गए तो क्या वो भ्रष्टाचार है? बिल्कुल। देखिए, ये जो व्यक्ति का करैक्टर है, चरित्र है, वहीं उन्हीं तथ्यों को जोड़ के देखा जाता है, उसी से उसका निर्माण होता है। और चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कार्य क्षेत्र है, आपके कार्य का रूप कुछ भी हो, लेकिन वहाँ ईमानदारी का व्याप्त होना, ईमानदारी की धारा से हटना ही भ्रष्टाचार है, ठीक है। ये बात आप समझ के अब इसके बाद हम देखते हैं कि कानून के क्रियान्वयन को जानबूझकर रुकवाना। ये देखने में आता है कि जो लोग नेताओं को और उनके दलों को बड़ी रकम देते हैं, देखिए ये आप भी जानते हैं कि जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, जो चुनाव लड़े जाते हैं, उनमें चुनाव में लड़ने वाली जो पार्टियां होती हैं, वो कहीं उनके पास ऐसा तो नहीं कि वो वर्किंग क्लास की तरह से मेहनत कर रही हैं और फिर पैसा कमा रही हैं, नहीं। उनका जो भी खर्च चलता है वो किससे चलता है? फंडिंग से चलता है। और फंड कौन देता है? विभिन्न व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कौन होते हैं? कई बार तो लोग निस्वार्थ ध्यान देते हैं, कई बार वो फंडिंग उन लोगों के द्वारा दी जाती है जो लॉन्ग टर्म में अपना बेनिफिट देखते हैं कि अगर हमने अमुक पार्टी को ये फंड दिया तो आने वाले समय में जब इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उनसे इस बात का बेनिफिट ले सकते हैं। ये समझ सोच के साथ जब ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तो वो भ्रष्टाचार के वहीं से आरंभ हो जाता है। और अनेक बार कानूनों का उल्लंघन करते हैं जब ये फंडिंग एजेंसीज जो होती हैं या फंडिंग व्यक्ति जो होता है, तो भी उसके अपराधों को बचाकर निकाल लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि इनके द्वारा हमें संपत्ति का हमें फंडिंग प्राप्त हुई है, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया में इस अमुक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि भ्रष्टाचार का संस्थाकरण। भ्रष्टाचार का संस्थाकरण क्या है? सार्वजनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में गिफ्ट देना, दस्तूरी देना, नजराना जिसे कहते हैं, कमीशन देना, इन सब क्रियाओं के द्वारा भ्रष्टाचार को एक नियमित रूप लिया गया है। देखिए, आपने देखा होगा दिवाली के समय अधिकतर ये परंपरा रही है कि जो बिजनेसमैन हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, चाहे किसी भी सरकारी महकमे में जाके
वो दिवाली के नाम पे गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जबकि सरकार के द्वारा समय समय पे पाबंदी लगाई जाती है कि आप इतनी राशि से अधिक, वो राशि बहुत कम होती है, उस राशि से जैसे 300-400 रुपये से ज़्यादा की राशि की आप गिफ्ट नहीं लेंगे। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? कि जिससे आने वाले समय में जब भी आवश्यकता हो उस व्यक्ति का कोई कार्य बाधित ना हो। तो समाज की स्वीकृति ना होते भी ये क्रियाएं परोक्ष रूप से स्वीकृत हो चुकी हैं, ये बात आप भी जानते हैं। और ठेकेदारी व्यवसाय लोग अधिकारियों को अवैध कमीशन देते हैं। कचहरी में यहाँ तक कि आप ये देखिएगा, कचहरी में जो आवाज़ लगाने वाला चपरासी है वो उस तक को रिश्वत दी जाती है, ऐसा अध्ययन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सभी शामिल हैं ऐसा कहना तो सरासर गलत होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों में भी लिप्त होते हैं। ठीक है, और सबसे कमाल की बात ये मानी जाती है कि ये सब न्याय के सामने हो रहा होता है, लेकिन जब तक किसी चीज़ का सबूत नहीं है तो न्याय भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें चोरी छिपे होती हैं। और अध्ययन बताते हैं कि पुलिस महकमा, यहाँ तक कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा कि शिक्षा विभाग, हो रहा है ना हैरानगी, लेकिन शिक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है। अब इसके बाद हम इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ गए कि भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं और इस दिशा में लगे व्यक्तियों के मस्तिष्क बड़े प्रतिभावान होते हैं। ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट है कि जो बच्चे शैतानी करते हैं ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा लीक से अलग हटकर आपको बात बता रही हूँ, जो बच्चे उद्यमी होते हैं, जो शैतानी करते हैं, रोज़ एक नया नया आइडिया लेकर आते हैं शैतानी करने का, जो छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, ब्रेन बहुत शार्प होता है, क्योंकि डर बच्चा कभी भी क्रिएटिविटी की तरफ नहीं बढ़ेगा या डिस्क्रिएशन की तरफ भी बढ़ने के लिए ब्रेन का होना तो ज़रूरी है। कहीं कुछ नुकसान पहुंचाना है उसके लिए भी आपका ब्रेन आम व्यक्तियों के कंपैरिजन में तेज़ी से वर्क करता है। तो पॉजिटिविटी तो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पर जो लोग नेगेटिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं उनका माइंड बहुत शार्प होता है। आप देखिए, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि तमाम तरह के कानूनों के बावजूद भी अगर आप कमीशन ले रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं और तमाम तरह के आप भ्रष्टाचारों का नया नया रूप ढूंढ के लेकर आते हैं। देखिए, भारत में एक हमेशा आप चाहे आप बस स्टैंड पे खड़े हों, रेलवे स्टेशन पे खड़े हों, चाय की थड़ी पे बैठे हुए, कॉलेज में हों, किसी भी जगह हों, जब करप्शन की बात होती है तो हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी बात कही जाती है और हिंदुस्तानी कहते हैं, सबसे कमाल की बात है, बात हिंदुस्तानी खुद कहते हैं कि भारतीय तो वो हैं जो कानून बनने से पहले उसके तोड़ने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और बड़ी सहजता के साथ। तो ये चीज़ बड़ी पीड़ादायक है, पर है। अब इसको हम झुठला तो नहीं सकते कि नहीं ये है नहीं, ये ज़रूर हम चीख चीख के कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये एग्जिस्ट करती है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कैसे जड़ से ख़त्म हो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, परंतु ये आज की तारीख में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, भरपूर तरीके से अपना जीवन जी रही है। तो इसको समाप्त करना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए देखते हैं हम आगे क्या जानेंगे। हम जानेंगे भ्रष्टाचार के क्षेत्र, कौन कौन से एरिया हैं जो करप्शन के केंद्र बने हुए हैं। ये जानने के लिए हम देखते हैं कि ये तो आप मान के चलते हैं कि ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहाँ भ्रष्टाचार नहीं पनप रहा है, जहाँ करप्शन नहीं पनपता। राजस्व, आबकारी, आयात निर्यात, आयकर, कृषि, रेलवे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। मैंने जब आपको बताया कि जहाँ आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जब तक खुद मैंने आंकड़ों को नहीं देखा था, नहीं पढ़ा था, कि ये अकल्पनीय जैसा लगता है कि शिक्षा विभाग तक में भ्रष्टाचार है, पर है। और बड़े बड़े उद्योगों को में लाइसेंस, परमिट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं,
कई बार तो ये देखने में, अब की स्थिति तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। आज से 20-25 साल पहले ये माना जाता था कि जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी उसका भी लाइसेंस बन जाता था। आज वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। कचहरी, स्वास्थ्य विभाग, ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ किसी न किसी रूप में करप्शन व्याप्त है। और संथामन नमन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पहले भ्रष्टाचार सूक्ष्म रूप में है या उच्च स्तर पर फैला हुआ है, लेकिन इस कमेटी ने भ्रष्टाचार की शिकायतें वाले जो विभाग हैं उनकी एक लंबी सूची दी है। चलिए हम सूची को जानते हैं। पहला उन्होंने बताया कि किस विभाग में भ्रष्टाचार पाया जाता है, उद्योग और वाणिज्य विभाग में। ठीक है, किस में पाया जाता है? उद्योग और वाणिज्य विभाग में। तत्पश्चात उन्होंने दूसरी श्रेणी दी सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग। कौन सा नाम लिया उन्होंने? सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग। उसके बाद उन्होंने बात की सुरक्षा सेना विभाग। अब इसका तात्पर्य हुआ कि आर्मी में भी करप्शन है। देखिए यहाँ सैनिकों की बात नहीं हो रही है, ये बिल्कुल आप स्पष्ट तौर पे समझिएगा। सैनिक तो दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो परचेजिंग है, उनमें ये कमेटी आक्षेप लगाती है। फिर उसके बाद आती है शिक्षा विभाग की बात, जो जैसे कि पूर्व में मैंने आपसे चर्चा की। पांचवी बात आती है परराष्ट्र विभाग। छठी बात आती है अर्थ आबकारी, तटकर सुरक्षा, आर्थिक विकास, व्यय, आयकर तथा राजस्व विभाग। फिर बात आती है खाद्य और कृषि विभाग। फिर 8वां आता है स्वास्थ्य विभाग। उसके बाद कमेटी ने बात की, किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने, किस और बात की? गृह विभाग की। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बात की सूचना एवं प्रसारण विभाग की। फिर बात की उन्होंने सिंचाई एवं विद्युत विभाग की। तत्पश्चात उन्होंने बात की श्रम एवं रोजगार विभाग की। इसके बाद बात की न्याय विभाग की। फिर बात की खान विभाग की। 15वें नंबर पर उन्होंने नाम लिया रेलवे विभाग का। 16वें नंबर पर बात की उन्होंने वैज्ञानिक शोध और संस्कृति विभाग की। फिर 17वें नंबर पर उन्होंने बात की इस्पात और भारी उद्योग विभाग की। इसके बाद उन्होंने बात की यातायात व संचार विभाग की। 19वें नंबर पे बात करते हैं वो डाक और तार विभाग। 20वें नंबर पे बात करते हैं पुनरावास विभाग। 21वें नंबर पे बात करते हैं तामीरात विभाग। 22वें नंबर पे बात करते हैं, बहुत दुखद है कि राष्ट्रपति का सचिवालय, इसके संबंध में भी कमेटी ने दृष्टिपात किया। यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के सचिवालय की भी बात की, योजना आयोग की भी बात की और संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग की भी बात की। अब भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं ये हम देखते हैं। किसी भी अन्य समस्या की तरह से देखिए, कोई भी समस्या का, जब मैंने आपको ये पेपर पढ़ाना शुरू किया सोशल इश्यूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम का, तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको इंगित किया था कि विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सामाजिक समस्या नहीं है। उसके स्वरूप, रूप, प्रतिरूप, उसके दर में अंतर अवश्य है, लेकिन हर स्थिति में ये सब समस्याएं किसी न किसी रूप में समाज के किसी न किसी हिस्से में पाई जाती हैं। तत्पश्चात ये बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि हर जगह समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से और समाज के ढांचे के हिसाब से उन समस्याओं से निपटने के कारगर तरीकों को अपनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आज हम यही बात, उसी बात को मैंने जो बताया था आपको कि कोई भी सामाजिक समस्या किन्हीं एक कारण से नहीं होती, उसके अनेक कारण होते हैं। तो भ्रष्टाचार का कोई एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। पहला, भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कारणों पर हम दृष्टिपात करते हैं। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका सामना वह सामान्य संवैधानिक तरीकों से नहीं कर पाता। ठीक है। अब ये कहावत जैसे पहले भी कही गई, भूखा है व्यक्ति मरता क्या ना करता वाली स्थिति है कि
अगर व्यक्ति भूखा है और उस समय अगर वो किसी करप्शन वाले रास्ते पे चलता है तो पाप नहीं करता, ऐसा मुहावरा कहा जाता है। तो नौकरी ढूंढने के लिए, अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, कई बार व्यक्ति को, मान लीजिए कि किसी बच्ची की शादी निश्चित हो गई है और उसका पिता किसी ऑफिस में क्लर्क है। अब वो बहुत ईमानदारी से उसने जीवन पर्यंत काम किया। अब यकायक जो उस बच्ची के होने वाला जो ससुराल है उसने दहेज की मांग कर दी। और आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि भारतीय समाज में शादी का टूटना बहुत असम्मानजनक माना जाता है, जो कि बहुत गलत है। और यही कारण है कि इन्हीं कारणों के कारण, ऐसी तमाम बातों के कारण भारत में दहेज प्रथा फल फूल रही है। लेकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए पर हैं, और उनका किस रूप में निराकरण होगा ये तो भविष्य की गर्भ में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति में वो जो ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार क्लर्क है, वो अब क्या करेगा कि बच्ची की शादी ना टूटे, इसके लिए वो विवश होकर भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाएगा। तो भले ही ये उसका व्यक्तिगत कारण हुआ, परंतु कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे ना कि इसमें समाज ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। परंतु हमें ये मानना पड़ेगा कि समाज ही वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो अपराध जनित पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायता करता है। अब इसके बाद हम भ्रष्टाचार के आर्थिक कारणों को जानेंगे। तो इस आर्थिक कारण में पहला कारण हम देखते हैं प्रतिस्पर्धात्मक भौतिकवादी जीवन दर्शन। जैसा कि मैंने कई बार जब इस अध्ययन की शुरुआत की, इस अध्याय की शुरुआत की, तब भी मैंने आपको बताया था कि भौतिक कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका हर तरह के करप्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। टोटली नेगेटिव रोल है पर रोल प्ले करते हैं कि व्यक्ति दिनों दिन अपनी आकांक्षाओं को इतना बढ़ा लेता है और बहुत कम समय में उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है, और उसके भीतर एक अजीब किस्म की ईर्ष्या भावना जन्म लेती है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा अच्छी कार ले ले या मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से घर बना ले, तो अब मुझे किसी भी स्थिति में उसे परास्त करना है, उसे नीचा दिखाना है। इस तरह के भाव पिछली कुछ दशकों में भौतिकवादी सभी देशों में पनपे हैं, और यही कारण रहा है कि जिन तथ्यों के लिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, वो उस लंबे रास्ते पे चलने पे कोई यकीन नहीं करता। उसको सबसे आसान रास्ता क्या दिखाई देता है कि जल्दी से जल्दी अगर मुझे धन अर्जित करना है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि मैं लोगों से उनका काम करने के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो, काला बाजारी आप जानते हैं कि कितनी, अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा सरकार बहुत चाक चौबंद रही, बावजूद इसके बहुत अधिक काला बाजारी होने का सरकार को भी भय था। लोगों ने अपने सामान दबा लिए और शुरुआत में लोगों के भीतर ये डर था। आपने कितने अच्छे से, आपको याद होगा जो मास्क शुरुआत में बिके, सरकार के पास ये शिकायत आई कि जिन मास्क को हम लगाते हैं, जिस मास्क की कीमत 10 रुपये है, उसे 20 रुपये में बेचा जा रहा था, 25 रुपये में बेचा जा रहा था। और क्योंकि बेचने वालों को पता था कि इस वक्त व्यक्ति की ये महती आवश्यकता है, सैनिटाइज़र मार्केट से गायब हो गया था। जबकि पहले, आज से 6 महीने पहले, कोई सैनिटाइज़र का 6-7 महीने पहले यदा कदा ही लोग सैनिटाइज़र का उपयोग करते थे, लेकिन कोरोना के कारण जैसी सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत बढ़ी, यकाएक मार्केट से गायब हो गया और उसके बाद अनाप शनाप कीमतों में बेचे जाने लगा। तो ये भ्रष्टाचार का सबसे घातक रूप है। तो यही आर्थिकी व्यक्ति को, ये एक जिनके पास इनकी एजेंसी थी, जो बेचने वाले व्यक्ति थे, उनको लगा इससे बेहतर तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता कमाने का, इससे बेहतर समय तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो मनोभाव हैं वो व्यक्ति के भीतर क्यों पैदा होते हैं?
कि कम समय में अधिक से अधिक हमें धन कमाना है। प्रतिस्पर्धा जो समाज में है, स्वयं को ऊंचा दर ऊंचा दिखाना, उसके लिए भ्रष्टाचार ही सबसे आसान रास्ता समाज में लोगों को नज़र आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नव समृद्धों का आदर्श। ये नव समृद्ध कौन है? जो नए नए रईस बने, ठीक है। तो आज़ादी के बाद देश में विकास की अनेक योजनाएं लागू हुई और ठेके और लाइसेंसों का, क्योंकि खुद के कंस्ट्रक्शन शुरू हुए, 200 साल की गुलामी में अंग्रेज़ों ने ही सारे निर्माण कार्य जो कुछ भी किए थे। तो अब भारतीयों के हिस्से, जब भारतीयों का अपने देश में, देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस गुलामी की जंजीर से मुक्ति पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। आपने अपनी 11वीं या 12वीं की कक्षा में इतिहास की, अगर आपके पास आर्ट्स रही हो, इतिहास रहा हो, नहीं तो 10th तक तो आपने पढ़ा ही है। हर बच्चा पढ़ता ही है इतिहास को 10वीं तक, कि भारतीय माँओं ने अपने जेवर दे दिए, सब कुछ दे दिया अपने बेटों को, कि देश की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे अनेक वीरों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, और आज उसी मातृभूमि का हम इस तरीके से अपमान करते हैं। कैसे उनके त्याग का अपमान करते हैं, कैसे कि हम हर हालत में सिर्फ अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। हम आपने ऐसे अनेक उदाहरण सुने होंगे कि आज बिल्डिंग बनी है और 10 दिन बाद वो बिल्डिंग, उसके नीचे बच्चे, औरतें, आदमी सब दब गए नीचे। ऐसे अनेक पुल बने हैं जिसके नीचे दब के लोग मर गए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के किले पे खड़ा हुआ था, कि उसमें इतना, उन ठेके पर जो ठेकेदार था उसने इतना मिलावटी सामान उसे मिलाया कि वो पुल बनते ही कुछ समय बाद ध्वस्त हो गया। जबकि आप देखें कि आज से 400-500 साल पुराने बने हुए किले आज भी स्थिर हैं, आज भी जीवित हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि आज अगर आप किसी घर का निर्माण कर लें, वो 200 साल बाद यथावत आपको दिखाई देगा, ऐसा मुझे तो विश्वास नहीं होता। तो ये एक कंपटीशन रहा कि जो नए जो रईस लोग बने, अमीर लोग बने, जिन्हें संदर्भ समूह हमारा, जिसे रेफरेंस ग्रुप भी हम कहते हैं, तो इन लोगों का अनुकरण करने के लिए, जो पुराने रईस थे उनका अनुकरण करने के लिए, ये जो नवीन रईस बनने की चाह रखने वालों ने भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा पनपाया और उस भ्रष्टाचार की पौध का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं महत्वाकांक्षा स्तर पर सतत वृद्धि। तो जो हमारा समाज है, डेवलपिंग हमारी जो सोसाइटी है, उसमें हर राजनीतिक दल जो है वो वोट प्राप्त करने के लिए जन सामान्य की महत्वाकांक्षाओं को हवा देता है, कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं ये कर दूंगा, गरीबी को दूर कर दूंगा, ये नौकरी दूंगा, वो नौकरी दूंगा। तो ये सारी स्थिति क्या होती है कि व्यक्ति को, और यह भी देखा गया कि जब व्यक्ति कष्ट में, आर्थिक व्यवस्था में रह रहा हो, तो वह कुछ भी हो उसी में संतुष्ट रहता है, परंतु तनिक भी व्यक्ति का स्तर ऊपर उठता है तो वो सोचता है कि मैं अधिक से अधिक क्या करूं, उन्नति करूं। तो वो उन्नति अवश्य करनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन्नति करने का जब वो गलत रास्ता अपना लेता है वो घातक होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार व्यक्ति निराश होता है, और निराश होने की स्थिति में जब उसे सहज और सीधे रास्ते से धन अर्जित नहीं हो रहा होता, तो वो क्या करता है, उस नैतिक बंधन को ढीला करने लगता है और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो भ्रष्ट तरीकों को अपनाने लगता है। ठीक है, तो आज बच्चों हमने ये जाना कि भ्रष्टाचार किन किन क्षेत्रों में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्षेत्र हैं, इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जहां हमने ये देखना है कि भ्रष्टाचार के
और कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ भ्रष्टाचार बहुत अधिक पनप रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन कौन से सरकारी व्यवस्थाएं की गई हैं और समाज को किस स्तर पे अपना इसमें रोल प्ले करना चाहिए। भ्रष्टाचार पे कौन कौन सी कमेटियां बनी हैं, इस संबंध में भी अनेक विचारा योग्य हमारे लिए विषय है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अपेक्षा आपसे यही करती हूँ बच्चों कि आप पढ़ें और मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्रयास तभी सफल होगा जब आप जो कुछ मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने, पढ़ें। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप जीवन में बहुत उन्नति करें, क्योंकि आपकी उन्नति से आपके अपनों को, आपके परिवार के सदस्यों को और साथ ही आपके गुरुजनों को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।